का डिस्कशन JMC 01 के कोर्स इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन के ब्लॉक 3 से जुड़ी हुई यूनिट 2 का है, जो डेवलपमेंट्स इन रेडियो एंड टीवी से जुड़ी हुई है। अमित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हमारे छात्र अभी JMC में एडमिशन लिया है और अभी पढ़ रहे हैं, उनके बारे में, टीवी के बारे में उन्हें थोड़ा सा कुछ बेसिक आप उन्हें बताएं कि भारत में टीवी का विकास क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब आया, इसका थोड़ा सा इतिहास, इसकी जरूरत कैसे महसूस हुई, इस पर थोड़ी रोशनी डालें कृपया। टेलीविज़न, जैसा कि हम में से अधिकतम लोग जानते हैं, मैक्सिमम लोग जानते हैं कि टेलीविज़न की शुरुआत भारत में 15 सितंबर 1959 से हुआ। वो एक एक्सपेरिमेंटल ब्रॉडकास्ट था। रेगुलर लेवल पे 1965 से टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट इंडिया में शुरू हुआ। जो एक माइंडसेट था, जो एक सोच थी टेलीविज़न को इंट्रोड्यूस करने के लिए, वो हमेशा से स्टार्टिंग में डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क्स, इंफॉर्मेशन, इसको लेके थी। इंटरटेनमेंट दूसरे पायदान पे था, दूसरी प्रायोरिटी थी इंटरटेनमेंट। तो प्रारंभिक तौर पे जो हमारा लीडरशिप था, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो इस माइंडसेट का था कि हम डेवलपमेंट के दौर से गुजर रहे थे। हम थोड़े दिनों पहले ही आज़ाद हुए थे और डेवलपमेंट देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो हम सारे संसाधनों का इस्तेमाल डेवलपमेंट के लिए करना चाहते थे और हमारी लीडरशिप ये सोचती थी कि टेलीविज़न का भी इस्तेमाल डेवलपमेंट के लिए कैसे हो। इसके बाद फिर शुरुआती दौर में तो टेलीविज़न ऑल इंडिया रेडियो का ही हिस्सा था। बाद में 76 में जाके टेलीविज़न ऑल इंडिया रेडियो से अलग हुआ और दूरदर्शन एक अलग संस्था के रूप में आया। शुरू में आप ये बता रहे हैं कि विकास देश का कैसे हो, उसके लिए जनसंचार के माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा था, जिसमें टीवी भी एक माध्यम बना। बिल्कुल, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था जब हम सारी एनर्जी हम अपने डेवलपमेंट में लगा रहे थे और हम हर उस साधन का इस्तेमाल अपने डेवलपमेंट के लिए करना चाहते थे जिससे डेवलपमेंट पॉसिबल है। तो टेलीविज़न भी उनमें से एक था। और जैसा कि 70s में 75-76 का जो बहुत बड़ा एक फेमस एक्सपेरिमेंट, साइट का एक्सपेरिमेंट हुआ, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, तो वो एक ऐसी चीज़ थी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कैसे, जो बहुत ही रिमोट इलाके हैं देश के, उनके डेवलपमेंट के लिए कैसे किया जा सकता है। क्योंकि जो रिमोट इलाके थे वहाँ पे जो ट्रेडिशनल टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन था, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती थी उसको डेवलप करना एक बड़ी चुनौती थी और सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके सीधे उन रिमोट इलाकों में भी पहुंचा जा सकता था। तो साइट एक बहुत बड़ा प्रयोग था ये जानने के लिए कि सैटेलाइट टेलीविज़न का इस्तेमाल डेवलपमेंट के लिए कैसे किया जा सकता है। और साइट के बाद लगातार ऐसे कई प्रयोग हुए जो टेलीविज़न के डेवलपमेंट के इस्तेमाल पे फोकस्ड थे और उनमें से अधिकतम सफल हुए। कई चीज़ें निकल के आई जिनका इस्तेमाल भविष्य में किया जाना था। साइट के बाद भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हुए, झाबुआ हुआ और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट टेलीविज़न के लिए हुए जिनका फोकस था कि टेलीविज़न का इस्तेमाल डेवलपमेंट के लिए कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद अगर हम अगले स्टेप में आए तो दूरदर्शन ने एक 80s के दशक में नया चैनल लॉन्च किया जो मेट्रोज में दिखाया जाता था और इंटरटेनमेंट उसका फोकस था। तो अब हम डेवलपमेंट से हम ऐसा नहीं कि हमने डेवलपमेंट छोड़ दिया, लेकिन हमने इंटरटेनमेंट के कंपोनेंट को भी इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। और एक जो दूसरा दूरदर्शन ने अपना चैनल लॉन्च किया वो कम्प्लीटली फोकस्ड था इंटरटेनमेंट पे। मतलब हम विकास से अब मनोरंजन की ओर, हाँ, विकास के साथ। तो देखिए, इसमें एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है, जो विकास से जुड़े प्रोग्राम बन रहे थे, क्योंकि आपने बताया कि ये आकाशवाणी का ही पार्ट था दूरदर्शन शुरुआती दौर में, तो क्या सरकार विकास के प्रोग्राम से भी मनोरंजन डालने का प्रयास कर रही थी, वो या बिल्कुल क्लासरूम जैसे और एजुकेशनल प्रोग्राम्स थे, उन प्रोग्राम्स का कैसा नेचर था? जैसे साइट का ही जो एक्सपेरिमेंट हुआ
तो साइट के एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे प्रोग्राम बनाए गए जो मैक्सिमम प्रोग्राम जो थे वो 6 से 12-14 साल के उम्र के बच्चों के लिए थे, और उनमें साइंस की अभिरुचि कैसे पैदा की जाए, उनका जो डे टू डे लाइफ स्टाइल होता है, सफाई का कैसे ध्यान रख सकें, स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखें, तो ये प्रोग्राम बनाए गए और ये सफल हुए। इनमें कोशिश ये की गई कि ये प्रोग्राम बोझिल न हो, ये प्रोग्राम ऐसे हों कि बच्चे इनको देख के एंजॉय कर सकें। कोशिश शुरुआती दौर से भी रही कि ये कार्यक्रम जो हैं वो बिल्कुल केवल हार्डकोर इंफॉर्मेशन से बोझिल न हो, तो ये प्रयास तो शुरुआती दौर से भी रहा। और ये प्रोग्राम केवल छात्रों के लिए थे या और भी कोई इनकी ऑडियंस थी, जैसे ग्रामीण, किसान, उन लोगों पे भी कोई तवज्जो दी जा रही थी? एग्जैक्टली। साइट का जो अगर हम पर्टिकुलर साइट की बात करें तो साइट के काम करने का मॉडल थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन था। तो जिन 6 स्टेट लिए गए थे और उनके कुछ गांव सेलेक्ट किए गए थे, उन गांवों को कम्युनिटी टेलीविजन प्रोवाइड कराया गया था, जो एक खास टाइम पे वो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होते थे और सब लोग एक जगह जमा होके वो टेलीविजन देखते थे। उसके लिए जो भी पावर के बैकअप के लिए सारी चीजें प्रोवाइड कराई गई थी। तो वो तो एक स्पेसिफिक प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था, लेकिन जनरल जो टेलीविजन पे, दूरदर्शन पे भी जो कंटेंट था उसमें बड़ा हिस्सा डेवलपमेंट पे बेस्ड था। एग्रीकल्चर हो गया या साइंस हो गया या टीचिंग, जैसे साइट का एक इस्तेमाल टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए भी किया गया कि जो ग्रामीण इलाकों के टीचर्स हैं उनको कैसे बेहतर तरीका समझाया जाए पढ़ाने का। तो साइट तो एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन जो जनरल मेन स्ट्रीम टेलीविजन था उसमें भी डेवलपमेंट का हिस्सा काफी था, काफी बड़ा था। इंडिया के जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उन सबको समेटने की कोशिश की गई थी। बच्चे, किसान, सबको तवज्जो देने की कोशिश की गई थी और ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन 80s में हमने एक एक्सक्लूसिव इंटरटेनमेंट, दूरदर्शन ने एक चैनल लॉन्च किया जिसका फोकस इंटरटेनमेंट था, जिसका मेन फोकस ही इंटरटेनमेंट था। तो साइट की सफलता के बाद कुछ और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स लाए गए क्या? क्योंकि आपने बताया कि साइट काफी सफल हुआ और ये प्रयोग अच्छा रहा, तो इसके बाद क्या इसे रेप्लिकेट किया गया या क्या क्या रहा इसका? साइट का उद्देश्य ये था कि ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन दुनिया में एक भारत के लिए एक नई चीज हुई थी, तो हमारा देश ये जानना चाह रहा था, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में टेलीविजन इंटरटेनमेंट का मीडियम था, क्योंकि हमारे लिए और उनकी प्रायोरिटीज बिल्कुल अलग थी। वो बहुत दिनों से आजाद थे, डेमोक्रेटिक सेटअप में थे, लेकिन हम अभी आजाद हुए थे और हम अपने डेवलपमेंट के फेज में थे। तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि हम हर एक टूल का इस्तेमाल अपने डेवलपमेंट के लिए करना चाह रहे थे। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे खर्च करने से पहले, सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे इन्वेस्ट कंट्री को करना था, उससे पहले देश ये जानना चाहता था कि क्या इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डेवलपमेंट के लिए भी किया जा सकता है या नहीं। बेसिकली सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो आज हम देख रहे हैं वो वही चीज थी, लेकिन हम ये जानना चाह रहे थे कि इस तकनीक का इस्तेमाल करके डेवलपमेंट किया जा सकता है कि बड़े पैमाने पे इसे यूज किया जाए। उससे पहले आपने बताया कि कुछ गांव चुनकर एक्सपेरिमेंट किया। बिल्कुल। तो क्या वो जो कम्युनिटी व्यूइंग थी उसमें ऑडियंस से फीडबैक भी लिया गया? इसकी सफलता में कुछ उनका भी कंट्रीब्यूशन पूछा गया या मांगा गया? बिल्कुल, क्योंकि ये एक नॉर्मल ब्रॉडकास्ट नहीं था, ये एक एक्सपेरिमेंट ही था। तो फीडबैक का प्रॉपर सिस्टम था और फीडबैक जो प्रोग्राम प्रोड्यूस किए गए उसमें प्रोड्यूसर्स थे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, जैसे अगर एग्रीकल्चर का है या फिर टीचिंग का है या फिर हेल्थ का है तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी थे। अब इन दोनों में दोनों को कंटिन्यूअस फीडबैक दिया जाता था, ताकि ये अपने जो एक्शन रिसर्च का एक कंपोनेंट होता है कि आप अपने कंटेंट को मॉडिफाई कर सकें, उसके हिसाब से चेंज कर सकें। तो चूंकि ये बिल्कुल क्लियर कट एक्सपेरिमेंट था, तो फीडबैक कलेक्शन एक इम्पोर्टेंट पार्ट था इस एक्सपेरिमेंट का, निश्चित तौर से। चलिए, अब समझ में आता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट मील का पत्थर क्यों बना हमारे इतिहास में, क्योंकि इसमें व्यूअर्स को, दर्शकों को, प्रोड्यूसर्स को, सबको जोड़ करके देश के विकास की ओर आगे अग्रसर होने के लिए यूज किया गया। बिल्कुल। तो इसके बाद आपने बताया कि अब जो है मुड़ गए हम थोड़ा सा मनोरंजन की ओर, और वेस्टर्न कंट्रीज जैसे पहले से ही इस्तेमाल कर रहे थे टेलीविजन का मनोरंजन के लिए। तो इसके बाद फिर क्या बदलाव आए, क्या आगे मोड़ आए इस
पूरे सफर में? बिल्कुल 90s में जब मैंने कहा कि 80s में हमने एक चैनल एंटरटेनमेंट के लिए लॉन्च किया, दूरदर्शन ने लॉन्च किया। 90s में हम प्राइवेट सेक्टर की ओर मुड़े। प्राइवेट सेक्टर का इम्पोर्टेंट रोल उसको अलाउ किया गया टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में, और उसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा गया, जो एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन था। और उस परिवर्तन की ही कड़ी आज की वर्तमान स्थिति है, जो आप देख सकती हैं कि चैनलों की कितनी भरमार है। एक भीड़ में, हम चैनलों की भीड़ में खड़े हैं। तो 90s में ही न्यूज का जो एक कंपोनेंट था और टेलीविजन में जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, 24/7 न्यूज चैनल्स का कंसेप्ट, ये 90s में शुरू हुआ। जी न्यूज की शुरुआत हुई। शुरुआती दौर में जी न्यूज का लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड था, इंग्लिश था, हाँ, इंग्लिश टाइप का लैंग्वेज था। और लेकिन शुरुआत जी न्यूज से हुई, फिर आज तक, और फिर बाकी बहुत सारी भाषाओं में चैनल आए। और फिर दूरदर्शन को भी ये महसूस हुआ कि दूरदर्शन के पास भी, प्रसार भारती के पास भी एक अपना 24/7 न्यूज चैनल हो। इस बीच एक जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ कि जिस चीज की मांग बहुत दिनों से की जा रही थी कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को ऑटोनॉमी दी जाए, स्वायत्तता दी जाए, वो मांग भी पूरी हुई। और 1997 में प्रसार भारती का गठन हुआ, और ये इन दोनों संस्थाओं को प्रसार भारती के अंतर्गत ऑटोनॉमी दी गई। और फिर प्रसार भारती ने भी अपना 24/7 न्यूज चैनल लाया। और फिर हम एंटरटेनमेंट में जो FDI के रास्ते पूरी तरीके से खोले गए, उसको लेके फिर बहुत बड़ी संख्या में एंटरटेनमेंट चैनल आए। और अब तो हम देख रहे हैं कि एंटरटेनमेंट और न्यूज में ही हम डिवाइड नहीं कर सकते, सब्जेक्ट स्पेसिफिक चैनल्स बड़ी संख्या में हैं। हेल्थ बेस्ड चैनल्स हैं, ट्रैवल बेस्ड चैनल्स हैं, रिलीजियस चैनल्स हैं, और उसके बाद न्यूज हैं, एंटरटेनमेंट है, सॉन्ग है। तो बहुत सारी वैरायटीज चैनलों की हुई है। कंटेंट स्पेसिफिक, जैसे बिल्कुल कंटेंट स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक चैनल सब बनने लगे हैं। इसकी बिल्कुल अपनी अलग ऑडियंस है, और हाँ, जिनकी अपनी एक्सक्लूसिव ऑडियंस है। और आपके पास अब इतना ऑप्शन होता है कि अखबार के पन्नों की तरह, कि अगर किसी को केबल स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो केबल स्पोर्ट्स का ही पन्ना पढ़े। तो ये चीज अब है कि अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो 24 घंटे स्पोर्ट्स चैनल देख सकते हैं। अगर आपको ट्रैवल में इंटरेस्ट है तो आप 24 घंटे ट्रैवल के प्रोग्राम देख सकते हैं। आप अगर साइंस में इंटरेस्टेड हैं तो आप 24 घंटे। तो इस ढंग से ये चैनल्स अब हमारे पास हैं। तो आज जो हम 2013 में ये चीज देख रहे हैं, जिसपे आप अभी रोशनी डाल रहे हैं, कहा जा सकता है कि 90 का दशक बहुत बदलाव का दशक रहा। एक तरफ जो सरकारी चैनल्स थे वो ऑटोनॉमी हो गई उनके पास, और बहुत सारा निजीकरण हुआ, बहुत सारे निजी चैनल्स आ गए। तो 90 में सरकारी से हट करके प्राइवेटाइजेशन और ऑटोनॉमी का जो दौर चला, उसी के नतीजे आज के दिन हमारे सामने इतने सारे हैं। बिल्कुल। तो इसमें ये सरकारी कंट्रोल से बाहर जाना, टेलीविजन जैसे मीडियम का, जो आपने बताया कि बहुत एक पावरफुल मीडियम था हमारे लिए, जो देश अभी आजाद हुआ था उसके लिए, और फिर अचानक ये बिल्कुल सारा प्राइवेट हाथों में चला गया, इसके बारे में आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? जो आजादी का दौर था उसमें न्यूज मीडिया भी कोऑपरेटिव था गवर्नमेंट के लिए, कि अभी क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, अभी सरकार को सपोर्ट करने की जरूरत है। लेकिन जब 30 साल करीब 30 इयर्स बीत गए, तो फिर 70s के दौर से क्रिटिसिज्म शुरू हुआ कि अब सरकार को काफी समय मिला है डेवलपमेंट करने के लिए, और अब सरकार की आलोचना की जा सकती है। तो अब 90s की जब हम बात करें तो न्यूज मीडिया का भी सारा कुछ चेंज हो गया। तो अब यही चीज यहाँ भी लागू है कि इनिशियल तौर पे तो डेवलपमेंट फोकस्ड था, गवर्नमेंट के अलावा दूसरे प्लेयर्स नहीं थे टेलीविजन में। 90s में एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि ये जो एयरवेव्स हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, और इस पे किसी की मोनोपोली नहीं हो सकती, गवर्नमेंट की भी मोनोपोली नहीं हो सकती। और इस ढंग से बाहर भी वातावरण ऐसा बन रहा था कि लिबरलाइजेशन, हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू किया था। तो ये सारी चीजें मिलके एक ऐसा वातावरण बना था, और दूसरे देश भी ऐसा कर रहे थे बड़े पैमाने पे। तो ये एक रास्ता खुला कि हाँ, अब हम अपने आप को खोल सकते हैं, एंटरटेनमेंट सेक्टर को खोल सकते हैं, न्यूज को भी एक हद तक खोल सकते हैं। और इसी के कारण
ये जो हमने 90s के दशक में अपने टेलीविजन फील्ड को ओपन किया प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, तो वो उसका एक पार्ट था जो वातावरण पूरे देश में कई मुद्दों को लेकर बन रहा था। और चूंकि हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के दौर में थे और टेलीविजन इंडस्ट्री भी एक इंडस्ट्री के तौर पे ली गई और निश्चित तौर पे एक इंडस्ट्री है, तो इसलिए 90 के दशक में एक दूसरा वातावरण था और उसमें प्राइवेट पार्टीज को अलाउ किया गया कि आप टेलीविजन ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो मतलब समाज में और हमारी इकोनॉमी में जो भी बदलाव आ रहे थे, टेलीविजन उससे बिल्कुल अभिज्ञ या अनजाना नहीं था। समाज में जब इकोनॉमिक बदलाव आए तो टीवी में भी उसी तरीके से नेचुरली ये बदलाव आए। तो इसमें एक सवाल हमारे मन में उठता है कि पहले तो कहाँ विकास के बारे में ज्यादा बात हो रही थी और अब अचानक आपने बताया कि मनोरंजन और निश मार्केट और ऑडियंस को कैप्चर करने की सारी बातें होने लगी, तो इसमें कहीं विकास पीछे छूट के और मनोरंजन ही प्राइम हो गया या विकास भी साथ साथ चला? कैसा माहौल बना है इसमें? जैसे अगर हम उस दौर की बात करें जब हमारे पास एक चैनल हुआ करता था, तो सारी चीजें हमें उसका जो एक कंटेंट होता था उसमें हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ता था कि इतना % शेयर डेवलपमेंट को जाए, इतना % शेयर जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको एड्रेस करने में जाए, स्पोर्ट्स के लिए वक्त हो, न्यूज के लिए वक्त हो, साथ में इंटरटेनमेंट का भी कंपोनेंट्स हो। तो ये एक होता था कि हमारे पास एक चैनल है और उसके बाद हम उसी में सारी चीजें शामिल कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब दूरदर्शन ने खुद अपना एक अलग चैनल इंटरटेनमेंट के लिए लॉन्च किया और उसके बाद बड़ी संख्या में जो चैनल आए निजी क्षेत्र से, तो वो एक ऑप्शन है, वो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि स्पोर्ट्स का जो पन्ना है न्यूज़पेपर में, तो वो ये फोर्स नहीं करता कि आप स्पोर्ट्स का पन्ना ही पढ़िए, लेकिन वो उन लोगों को जिनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है उनको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो चाहे तो केवल स्पोर्ट्स का पन्ना पढ़ें। तो यही चीज, जिनको बिजनेस का पढ़ना है वो केवल बिजनेस का पढ़ें, जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है वो दूसरे पन्ने पढ़ें, इंटरनेशनल अफेयर्स के जो पन्ने होते हैं। तो ये ऑप्शंस बनाए गए, ये ऑप्शंस है कि अगर एक ट्रैवल पे एक डेडिकेटेड चैनल है ट्रैवल पे, टूर एंड ट्रैवल पे, तो वो किसी को फोर्स नहीं कर रहा है, क्योंकि एक ही चैनल नहीं है कि आपको ट्रैवल ही देखते रहना है। लेकिन जिनको केवल ट्रैवल देखना है या जिनको ट्रैवल में इंटरेस्ट है उनके लिए एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया। तो अब हमारे पास इतने ज्यादा चैनल हैं कि ये दर्शक ऑडियंस जो है और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कंटेंट परोसते हैं। अब डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट से रिलेटेड हमारा अपना जो पुराना चैनल था डीडी नेशनल वो चल रहा है। बहुत सारे हमारे पास एजुकेशन डेडिकेटेड चैनल्स हैं जिनका पूरा फोकस एजुकेशन पे है, वो चल रहे हैं। बहुत डेवलपमेंट के चैनल हैं, डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक जैसे इंटरनेशनल चैनल हैं जो नॉलेज के एक फॉर्म को परोस रहे हैं इंटरेस्टिंग वे में। तो ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट का शेयर कम हो गया है, लेकिन ऑप्शंस बढ़ गए हैं। पहले लोगों के पास ऑप्शंस नहीं थे, वो ऑप्शंस बढ़ गए हैं और लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चैनल सेलेक्ट कर रहे हैं। तो लिबर्टी ऑफ चॉइस या चयन की जो एक आजादी है वो सबके पास हो गई है और आप चाहे तो डेवलपमेंट देखें, चाहे तो फिर आप मनोरंजन की ओर। बिल्कुल। तो इस सब में क्या सरकार कुछ नीतियां डिसाइड करती है कि कुछ पोषण रहना चाहिए या कोई सेंसरशिप रहती है? जैसे आपने बताया कि शुरू में सरकार का क्रिटिसिज्म या उसकी आलोचना से बचा जाता था, वो नहीं किया जाता था या कहीं ना कहीं वो अलाउड ही नहीं था। तो आज के दिन क्योंकि सब इतना खुल गया है, आपने बताया कि बाजार खुल गया है, चॉइस हो गई है, तो क्या कोई सेंसरशिप, कोई कोड ऑफ एथिक्स, कुछ ऐसी बंदिशें हमारे चैनल्स पे टेलीविजन की दुनिया में है? यदि है तो क्या, और यदि नहीं तो क्या होनी चाहिए? अगर हम टेलीविजन की दुनिया की बात करें तो इसको मेजर तरीके से हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो न्यूज चैनल्स हो गए टेलीविजन के, और दूसरा इंटरटेनमेंट में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। उसको आप इंफोटेनमेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशनल चीजें भी होती हैं। तो जैसे इंटरटेनमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास फिल्म जो मीडियम है उसके लिए हमारे पास एक बोर्ड है सेंसरशिप का जो सर्टिफिकेशन करता है, चीजों को हटाता है। लेकिन जो टेलीविजन में इंटरटेनमेंट टेलीविजन है हमारे पास, उनके लिए कोई एक ऐसी बॉडी, सेपरेट बॉडी नहीं है
लेकिन जो हमारी मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, वो कंटेंट को मॉनिटर करती है और लोगों का फीडबैक भी, अगर किसी ने कंप्लेन की या उनका अपना भी मॉनिटरिंग सिस्टम है, और उनको अगर कोई चीज ऑब्जेक्शनेबल लगती है तो चैनल्स को इन्फॉर्म किया जाता है और चैनल्स को कई बार वो चीजें हटाने के लिए भी कहा जाता है। लेकिन कोई जैसे सेंसर बोर्ड है फिल्म के लिए, उस ढंग का कोई डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन ये भूमिका इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री करती है। एक जो बड़ी चीज ये है कि फिल्मों में ये है कि आप चीजें दिखाने से पहले आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा कि वो चीज जाएगी ऑडियंस से पहले, उससे पहले सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। टेलीविजन में कई बार ये होता है कि कोई चीज ब्रॉडकास्ट हो गई और तब उस पे ऑब्जेक्शंस उठे, कंप्लेन आए या मीडिया में चर्चा हुई, तो फिर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री सो कॉल्ड नोटिस इशू कर सकता है या फिर उनसे कई बार उनको डिफरेंट मोड में पनिश भी किया जा सकता है। इस टाइप की चीज है जी। शायद ये पॉसिबल भी नहीं है न्यूज चैनल में कि आप पहले कुछ एकदम घटना घट गई, पहले उसे अप्रूव करवाएं किसी बोर्ड से और फिर अपनी जनता को दिखाएं, तो इसीलिए शायद जो आप कह रहे हैं ये तो मैंने इंटरटेनमेंट के लिए कहा। न्यूज चैनल्स की जो बात है, न्यूज चैनल्स में एक जो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा हमेशा जुड़ा हुआ होता है, आप जब भी उसको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक मुद्दा हमेशा से जुड़ा होता है। बीच में टेलीविजन न्यूज चैनल्स के कंटेंट को लेके काफी उनकी आलोचना की गई, काफी क्रिटिसिज्म हुआ उनका, और लेकिन एक बहुत तबकों से मांग आई कि नहीं, इनको रेगुलेट किया जाना चाहिए। लेकिन टेलीविजन न्यूज चैनल्स को रेगुलेट करने का अगर अधिकार सरकार को दे दिया जाए तो ये एक मुश्किल पैदा कर सकता है फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए, क्योंकि ये सेंसिटिव है। प्रिंट के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, उस टाइप की कोई संस्था टेलीविजन के लिए बनाने की बात, एक बिल भी पेंडिंग है लेकिन अभी तक नहीं बन पाई है। लेकिन एक चीज जो है कि सेल्फ सेंसरशिप या सेल्फ रेगुलेशन की जो हम बात करें, तो जितने भी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है और वो ऑर्गेनाइजेशन अब इस चीज को मॉनिटर कर रहा है कि उनके जो मेंबर्स हैं कोई ऐसी चीज ब्रॉडकास्ट नहीं करें जो टेलीविजन जर्नलिज्म के एथिक्स के खिलाफ हों। उन्होंने अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है और आप अगर आजकल देखें तो न्यूज चैनल्स के नीचे की पट्टियों पे ये इन्फॉर्मेशन कभी कभी आती रहती है कि अगर आपको कोई ऐतराज है इस टेलीविजन चैनल पे, अगर कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा है जो गलत है और आपको कोई आपत्ति है, तो वो आप एनबीए के वेबसाइट पे या उनसे कांटेक्ट करके अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो ये एक सेल्फ रेगुलेशन की पहल है और यही आइडियल पहल है, क्योंकि अगर आप ये शक्तियां सरकार को देंगे तो कहीं ना कहीं एक खतरा बना रहता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो बात है उस पे आ जाए। तो अगर आप खुद सेल्फ रेगुलेटेड रहेंगे, वेल बिहेव्ड रहेंगे, तो सोसाइटी से भी ये इस तरह की डिमांड नहीं आएगी कि नहीं इनको रेगुलेट किए जाने की जरूरत है, और वो एक सबसे अच्छा तरीका प्रेस के लिए है। मतलब हम कहीं एक ऐसे दौर में पहुंच गए हैं, आज से बहुत साल पहले जब आपने बताया 50, 60, 70 के दशक में, जब कहीं ना कहीं हर चीज बिल्कुल छन के आती थी ऑडियंस के पास। उसके बाद आज आप ये कह पा रहे हैं कि हमारी ऑडियंस भी अवेयर रहे, कंप्लेंट करे, ये जाने की क्या गलत क्या सही उन्हें परोसा जा रहा है, और वो पत्रकार भी अवेयर रहे कि हम क्या दे रहे हैं अपनी जनता को। तो एक बिल्कुल नॉन ऑटोनोमस सरकारी चीज से आज हम एकदम फ्रीडम पे आने की हम बात कर रहे हैं। तो शायद हमारा देश और नागरिक और पत्रकार इतने प्रगतिशील, इतने डेवलप हो गए हैं, तभी हम ये बात शायद आज कर पा रहे हैं। ये काफी एक आशावादी और इसमें एक पॉजिटिव चीज है कि अगर आप एनबीए की वेबसाइट को देखें तो उन्होंने लिस्ट किए हुए हैं कि उनके पास कितने कंप्लेन्स आए हैं, और उसमें कई चीजें हैं कि कई बार हम जैसे मीडिया ट्रायल की बात होती है कि कोई एक घटना हो गई और हम किसी व्यक्ति को इस ढंग से हम दोषी साबित कर देते हैं जबकि कोर्ट में अभी तक कुछ चीजें नहीं हुई हैं। कई बार टेलीविजन न्यूज चैनल्स का इस्तेमाल पर्सनल दुश्मनी भुनाने के लिए भी किया गया, ऐसा देखा गया। मैंने एक केस पढ़ा था कि किसी के घर के शादी से संबंधित कोई मामला था और उसको टेलीविजन चैनल पे, न्यूज चैनल पे दिखाया गया,
और बिना दूसरे पक्ष की राय को दिखाए हुए दिखाया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि रिपोर्टिंग की सबसे बेसिक सी चीज है कि हर एक पक्ष को अपनी राय अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको रिपोर्ट करनी है चीजें, आप किसी के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते। तो एक कंप्लेन मैंने पढ़ी ऐसी कि एक फैमिली ने ये कंप्लेन की थी, एक व्यक्ति ने, कि उसकी फैमिली के शादी वादी के रिश्तों को लेके कोई एक स्टोरी आई थी और उसमें उसका पक्ष नहीं लिया गया था। इस पे जो एनबीए ने अपनी राय दी वो ये दी कि ये गलत हुआ था, और एक तो ये कोई ऐसी न्यूज नहीं थी जिसको तुरंत दिखाया जाना जरूरी था, और ये कि हम दूसरे पक्ष का ओपिनियन नहीं ले पाए या हमारे पास समय नहीं था। दूसरी जो उनका ऑब्जर्वेशन था वो ये भी था कि ये कोई ऐसी खबर नहीं थी जो जनता के हित के लिए थी या जनता के सीधे इंटरेस्ट की थी, तो इसको अवॉइड भी किया जा सकता था। पनिशमेंट के तौर पे उन्होंने जो चैनल था उसको सर्टेन टाइम तक के लिए एक इंफॉर्मेशन चलाने के लिए कहा कि इस केस में जो दिखाया गया उसमें हमने दूसरे पक्ष की राय नहीं ली और ये उचित नहीं था, और साथ ही उनको 1 लाख रुपए का जुर्माना किया गया जो उन्होंने एनबीए को दिया। तो ऐसी चीजें जब होंगी तो जो जर्नलिस्ट हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनको भी अवेयर रहना पड़ेगा कि हमारे जो एथिक्स हैं हम उनको फॉलो करें, और जनता को भी लगेगा कि नहीं, उनकी बात सुनने के लिए कोई बॉडी है और जो उनकी जायज मांगों पे, जायज शिकायतों पे कार्रवाई करती है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है सेल्फ रेगुलेशन की, और यही आइडियल भी है प्रेस के लिए, यही आइडियल है। गवर्नमेंट कंट्रोल्ड रेगुलेशन हमेशा फ्री प्रेस के लिए घातक रहा है, ऐसा इतिहास बताता है हमारा। जी, जैसे कि आपने एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया ही कि कई बार इन मूल्यों के साथ खिलवाड़ किया जाता है और हम मीडिया ट्रायल चला देते हैं। हमारे स्टिंग ऑपरेशंस पे ये आलोचना, ये क्रिटिसिज्म काफी समय तक रहा कि स्टिंग ऑपरेशन करने और ब्रेकिंग न्यूज और अपनी टीआरपी बढ़ाने की चेष्टा करते हुए कई बार बिना सोचे समझे किसी भी व्यक्ति के ऊपर कुछ एलिगेशन लगा दिया जाता है। तो अच्छी बात है कि कोई है जो हम सबकी सुनवाई वहां कर रहा है, एज ऑडियंस हम वहां तक पहुंच सकते हैं। अमित जी, ये तो हुई कंटेंट की बात। टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हम सबको वो दिन याद है जब हमारे बचपन में एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था जिसके आगे एक शटर हुआ करता था, उसे खोलते थे, संडे के संडे एक पिक्चर आती थी, फिर एक चित्रहार आना शुरू हुआ, फिर कभी एक कलर टीवी शुरू हुआ आना, कलर टीवी के साथ आज HD और बिल्कुल लाइव टीवी और 4 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, बहुत सारी बातें हो रही हैं। आप ये टेक्नोलॉजी के बारे में अगर संक्षिप्त में कुछ बताएं कि इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, किसी एक दिन से लेके जब आपने बताया कि एक टीवी सेट होता था और पूरा गांव इकट्ठा होकर उसे देखे, लाइट चली जाए, एक एंटीना जो सिग्नल कैच करेगा या नहीं करेगा, उससे आज IPTV, कंप्यूटर पे टीवी, फोन पे आपके मोबाइल पे आप टीवी देख सकते हैं। इस सब पे अगर संक्षिप्त आप बताएं तो हमारे स्टूडेंट्स को। शुरुआती दौर में जब हमने टेलीविजन की अपनी जर्नी शुरू की तो टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्ट का जो एक फॉर्मेट हर जगह चल रहा था वो हमारे यहाँ भी था। हमारे पास एक मेन ब्रॉडकास्ट सेंटर होता था, कई रिले स्टेशंस होते थे जो प्रोग्राम को रिले करते थे। अब बाद में जैसा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात की, हमने 75-76 में पहली बार सैटेलाइट कम्युनिकेशन को टेस्ट किया अपने यहाँ साइट के एक्सपेरिमेंट के दौरान। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ ही लाइव ब्रॉडकास्ट की फैसिलिटी भी हमारे पास आई, और 78 में शायद पहला लाइव ब्रॉडकास्ट पाकिस्तान के साथ किसी टेलीविजन मैच का किया गया। फिर अभी तक हम ब्लैक एंड व्हाइट थे। 1982 में हम जो एशियन गेम्स हमारे यहाँ हुए उस दौरान टेलीविजन में भी काफी परिवर्तन आया और हम कलर मोड में आ गए। अब हमारा टेलीविजन कलर टेलीविजन हो गया। उसके बाद 90s में आके जब केबल टेलीविजन का कंसेप्ट शुरू हुआ कि एक केबल डिस्ट्रीब्यूटर के पास बहुत बड़ा एक डिश एंटीना होता था और उससे वो सैटेलाइट सिग्नल्स कैच करता था, और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होता था केबल के थ्रू, बाकी घरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो केबल टेलीविजन के दौर में हम आए। उसके बाद डायरेक्ट टू होम की जो सर्विस शुरू हुई, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में भी जैसे जैसे सुधार आते गए, जैसे जैसे उनका विकास होता गया, तो अब हमारे सैटेलाइट्स इस लायक हो गए
कि वो घर पे लगे हुए छोटे जो एंटीने हैं, डिश एंटीने हैं, उन तक सिग्नल पहुंचा सके। और इसी के साथ ही डायरेक्ट टू होम सर्विस की शुरुआत हुई कि पहले केबल में था कि आपका एक जो केबल ऑपरेटर होता था सैटेलाइट से सिग्नल वो रिसीव करता था और आपको केबल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करता था, सैकड़ों हजारों घरों को वो डिस्ट्रीब्यूट करता था। अब ये हो गया कि आपके घर सैटेलाइट से सीधे सिग्नल्स लेने लगे और डायरेक्ट टू होम में अब आपके पास सीधे सैटेलाइट से सिग्नल आने लगे। इसके बाद कंप्यूटर में जो टेलीविजन का इंट्रोडक्शन हुआ, टीवी कार्ड्स वगैरह लगा के, तो अब लैपटॉप्स, टेलीविजन, मोबाइल सर्विसेज में एक जो चैलेंज ये है कि रोमिंग जब आप घूम रहे हो मूवमेंट के साथ, उसके साथ टेलीविजन का ब्रॉडकास्ट एक चैलेंज था। उस पे भी अब काफी काम हो गया है और कुछ सर्टेन इलाकों में हमने ऐसी सर्विसेज शुरू भी की हैं। तो अब ब्रॉडकास्ट के लेवल पे भी अगर हम देखें कि न्यूज के लेवल पे देखें तो जो आउटडोर ब्रॉडकास्ट की सर्विसेज काफी बढ़ गई हैं। बहुत टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हो रही है, चीजें छोटी होती जा रही हैं और जब छोटी होती जा रही हैं तो उनकी कीमत भी कम हो रही है, तो वो ज्यादा लोगों तक अवेलेबल है। अब जैसे एडिटिंग का ही हम ले ली, वीडियो एडिटिंग की, टेलीविजन के लिए जो एडिटिंग की जाती थी, वो जो एडिटिंग के जो लीनियर एडिटिंग के सिस्टम थे वो बहुत कॉस्टली हुआ करते थे। अब वो धीरे धीरे आके लैपटॉप पे सिमट गई है वो चीजें, तो अब इसकी कॉस्ट भी कम हो जा रही है और वो पोर्टेबल भी है। अब जैसे हम जिन ओवी बैंड्स की बात कर रहे हैं, तो आप कई बार अगर किसी ऐसे, जैसे कुंभ में मैं गया हुआ था, कुंभ में मैंने देखा कि बहुत सारे जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं उनके जो रिपोर्टर हैं, वो एक रिपोर्टर ही उनके पास ऐसे ऑपरेटर्स हैं कि वो सीधा लाइव कर सकते हैं अपने चैनल्स को, और अब उतने बड़े ओवी वैन की जरूरत नहीं रह गई है। आप ओवी वैन के भी साइज को देखें तो पहले वो ट्रक पे हुआ करता था, अब आप देखें कि छोटी गाड़ियों पे आने लगा है। तो एक समय हो सकता है कि वो और बहुत छोटा हो जाए, और जैसा मैंने कहा कि वो समय आ भी गया है। हमारे यहाँ तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत है कि एक आदमी, एक रिपोर्टर सारी चीजें ऑपरेट कर सकता है और वो कंधे पे वो अपरेटस और वो इक्विपमेंट्स लेके चल सकता है, जिससे वो आउटडोर ब्रॉडकास्ट कर सके और चीजें लाइव कर सकें। तो टेक्नोलॉजी के लेवल पे काफी परिवर्तन हुआ है, बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। वेबकास्टिंग की सुविधा है, अब आप देखें कि ये ज्ञान दर्शन का ही प्रोग्राम है, तो ये वेबकास्ट भी हो सकता है। तो आपके पास टेलीविजन, आपके लैपटॉप में अगर टीवी ट्यूनर नहीं भी लगा हुआ हो, टीवी कार्ड नहीं भी लगा हुआ हो, तो आप अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो आप इसको देख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के लेवल पे बहुत सुधार आया है। टेलीविजन सेट्स बहुत सस्ते हुए हैं, आप अगर पहले से तुलना करें तो टेलीविजन सेट्स बहुत ज्यादा सस्ते हो गए हैं, और इसका असर ये हुआ है कि आप अगर दिल्ली या किसी भी शहर के आसपास के झुग्गियों में भी चले जाएं तो उनके पास शायद बेसिक जरूरतें नहीं हों, लेकिन आपको बहुत सारे डिश एंटीने मिल जाएंगे और बहुत बड़ी संख्या में टेलीविजन सेट्स मिल जाएंगे। तो इससे आप टेलीविजन का विस्तार आप सोच सकते हैं, और इसका कारण है कि टेक्नोलॉजी में निरंतर सुधार आया, कीमतें कम हुई, और इसके कारण हम देख रहे हैं कि आज ये बहुत व्यापक तौर पे फैला हुआ है। तो कंटेंट प्रोडक्शन में जैसे आपने बताया कि एडिटिंग और बनाने के लिए पहले बहुत 3 लोग आया करते थे शूटिंग करने के लिए, अब एक व्यक्ति अपने कंधे पे कैमरा रखता है और वहीं से लाइव कैमरे भी छोटे हो गए, हल्के हो गए हैं, वो उतने ही इफेक्टिव हैं, उतनी अच्छी क्वालिटी देते हैं, और उनका साइज छोटा हो गया है, वो हल्के हो गए, उनकी कीमतें कम हो रही हैं। तो ये एक आप देखें कि आज की डेट में मीडिया का खौफ ज्यादा इसलिए है, टेलीविजन मीडिया का, क्योंकि हर आदमी मोबाइल में कैमरा लेके चल रहा है। एक एक्टिविटी कौन कहाँ शूट कर लेगा ये किसी को पता नहीं है, उसके लिए रिपोर्टर का वहां होना जरूरी नहीं है। कई मामले अगर आप देखें जो टेलीविजन चैनल्स पे आते हैं, उनके फुटेज वहां कोई आदमी खड़ा था, उसने अपने मोबाइल कैमरे में उतार लिया और टेलीविजन चैनल को दे दिया। तो ये जो चीज है, ये तो अब ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि ये आम जनता की पहुंच में है ये चीजें। तो मतलब ये टेक्नोलॉजी जैसे आपने बताया, इसने कंटेंट प्रोडक्शन को तो बहुत आसान और हर एक की रीच में बना ही दिया है, कंटेंट रिसेप्शन को भी बहुत ज्यादा जो एलेबोरेट कर दिया है कि एक जमाने में एक घर में टीवी रखा है, सब उसके सामने जमा होकर उसे देखते थे, और अब हर कोई चलते फिरते भी अपनी जेब में एक टीवी लेके चल रहा है। तो टेलीविजन में बहुत ज्यादा सुधार और बहुत ज्यादा जो डेवलपमेंट हुई है, उसकी वजह से कहें कि हर कोई एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गया है।
आप या मैं या हमारे दर्शक भी एक प्रोबेबल रिपोर्टर, एक प्रोबेबल पत्रकार जो है वो बन गए हैं। तो आज हमने चर्चा करी टेलीविजन के डेवलपमेंट, उसकी हिस्ट्री को लेकर के, जो मुझे उम्मीद है कि हमारे सब छात्रों को बहुत इससे ज्ञान मिला होगा, उनके लिए बहुत फायदेमंद ये रही होगी।